हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अगली किस्त की राशि होली के अवसर पर सभी महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसकी तैयारी में जुट चुकी है। सभी महिलाओं के खाते में 3 किस्त की राशि 7,500 एक ही बार ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर राज्य सरकार ने बहुत बड़े अपडेट निकाल दी है। ऐसे में मैं यह सम्मान योजना की अगली किस्त की राशि सरकार होली के अवसर पर देने की घोषणा की है। यानी सरकार होली में महिलाओं की खुशी को दोगुना करने के लिए 14 मार्च 2025 से पहले सभी महिलाओं के खाते में 7,500 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अगर आप भी महेश सम्मान योजना की एक लाभार्थी महिला हैं और ऐसे में यदि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली होली के अवसर पर सभी महिलाओं के खाते में 7,500 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि सीधी आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। एक मुश्त मिलेगी 7,500 रुपये। राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस योजना के तहत अब 2,500 रुपये दिसंबर महीने से बढ़ा दिया गया है। यानी 5वीं के सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये दिसंबर महीने में भेजी गई है। ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च तक का पैसा बकाया है। ऐसे में सरकार 3 किस्त की राशि एक ही बार 7,500 भेजने का निर्णय लिया है, जो सभी महिलाओं के खाते में होली के अवसर पर ट्रांसफर की जाएगी। मैया सम्मान योजना ई-केवाईसी अनिवार्य। राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं से अपील की है कि जितने भी महिलाएं इस योजना के तहत लाभ ले रही हैं वे मैया सम्मान योजना का ई-केवाईसी करवा लें, अन्यथा उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार ने सभी महिलाओं से अपील की है कि वह अपने खाते से जल्द से आधार सेटिंग करवा लें, साथ ही साथ राशन कार्ड के साथ ई-केवाईसी भी करवा लें, अन्यथा उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाएगा और वे सभी महिलाएं इस योजना से वंचित हो जाएंगे। अगर आप भी मैया सम्मान योजना की एक लाभार्थी महिला हैं और ऐसे में यदि आपने भी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो मार्च से पहले अपने आवेदन की केवाईसी करवा लें, अन्यथा आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से एक कैदी के फरार होने की घटना सामने आई है। शुक्रवार सुबह जब जेल में कैदियों की गिनती हुई तब प्रशासन को पता चला कि समीर तिर्की उर्फ शाकिर तिर्की जेल से भाग चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बिरसा मुंडा जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह कड़ी निगरानी वाला जेल माना जाता है। जेल प्रशासन को कैदी के फरार होने की भनक तक नहीं लगी। समीर तिर्की गुरुवार शाम करीब 7 बजे फरार हुआ, लेकिन अधिकारियों को इसकी जानकारी शुक्रवार सुबह हाजिरी के दौरान मिली। झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही रांची पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस की कई टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। प्रशासन जांच कर रहा है कि समीर तिर्की किन हालात में जेल से भागने में सफल हुआ। जानकारी हो कि समीर तिर्की उग्रवादी संगठन से जुड़ा रहा है और झारखंड के गुमला जिले का रहने वाला है। उसे गुमला पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था और तब से वह बिरसा मुंडा जेल में बंद था। पुलिस और जेल प्रशासन अब इस घटना की जांच में जुट गए हैं। धनबाद में कुछ महिलाओं को डायन बिसाही बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। मामला टुंडी थाना क्षेत्र का है। दरअसल एक ही परिवार की महिलाओं को डायन बताकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप है। पीड़ित महिलाओं ने 16 लोगों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को गांधी सेवा सदन में मीडिया से बात की। महिलाओं का कहना है कि आरोपियों ने उनके घर में घुसकर उन्हें डायन बताया और उनके साथ मारपीट की। इस अत्याचार के बाद पीड़ित महिलाएं अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चली गई हैं। पीड़ित महिलाएं लौटकर वापस नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि उन्हें फिर से प्रताड़ित किया जाएगा।
महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपने जान का खतरा है। वे जिला प्रशासन और सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। साथ ही उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर ने बताया कि शिकायत पर 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच जारी है। जामताड़ा में शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए साइबर क्राइम थाने की आधारशिला रखी। जामताड़ा में पर्वत बिहार के सामने नए अत्याधुनिक सभी सुविधाओं से लैस थाना भवन के शिलान्यास पर मंत्री इरफान ने कहा कि जामताड़ा से साइबर कलंक को धोना है, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि 90% तक साइबर क्राइम यहां कम हुए हैं। अत्याधुनिक सुविधा मिलने के बाद हमारे पुलिसकर्मी और बेहतर काम करेंगे ताकि साइबर अपराधियों में भी खौफ हो। मौके पर जामताड़ा एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब ने कहा कि निश्चित तौर पर अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने से हमारे पुलिसकर्मी बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए हाईटेक साइबर क्राइम थाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पहले पुराने भवन में साइबर थाना संचालित हो रहा था। साइबर क्राइम थाना का भवन ग्राउंड +1 बनेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ लोगों की क्षमता का सेप्टिक एवं सॉकपिट टैंक बनाया जाएगा। बोरिंग के साथ सबमर्सिबल पंप, वाटर सप्लाई, प्रवेश द्वार के साथ चारदीवारी और इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज का निर्माण होगा। लोकल एरिया नेटवर्क, डीजी सेट, स्ट्रीट लाइट की सुविधा भी रहेगी। साथ ही बड़ी गाड़ियों के साथ 2 पहिया वाहनों की पार्किंग का इंतजाम भी होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के नेतृत्व में एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज ने जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। इस आंदोलन में देश भर से सैकड़ों धार्मिक अगुवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने इस मौके पर कहा कि आदिवासी समुदाय अपनी पहचान, हक और अधिकारों के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि आदिवासी धर्म कॉलम की गैर मौजूदगी के कारण उनकी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध के रूप में की जा रही है, जिससे उनकी संस्कृति और परंपरा को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी चेताया कि धर्म कॉलम न होने से आदिवासी तेजी से धर्मांतरण की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है। यह मांग अब झारखंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम समेत 9 राज्यों के आदिवासी संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। युवा पीढ़ी भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय होती जा रही है और केंद्र सरकार से इस विषय पर ठोस कदम उठाने की मांग कर रही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेवा फाउंडेशन एवं नेताजी ब्लड डोनर संगठन जामताड़ा के संयुक्त प्रयास से श्रद्धेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि करों रोड करमाटांद डेच में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ नीलेश कुमार उपस्थित रहे। आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 20 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 8 लोगों ने पहली बार रक्तदान किया। रक्तबीर भारत मंडल, अजय राय, दीपक मंडल, जगदीश मंडल, पिंटू कुमार अन्य लोग ने इस कार्यक्रम में रक्तदान कर अपना योगदान दिया। मौके पर ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर नीलेश कुमार सभी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रक्तदान करने से लोगों के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। रक्तदान के पश्चात 90 दिन के बाद लोगों के शरीर में फिर नया रक्त संग्रह हो जाता है। इसलिए लोगों को रक्तदान करने से कभी घबराना नहीं चाहिए और रक्तदान कर लोगों की जान बचानी चाहिए। वहीं मौके पर नेताजी ब्लड डोनर संगठन के सचिव डॉक्टर चंचल भंडारी ने कहा कि रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान को तो बचाता ही है, बल्कि साथ साथ में कुछ व्यक्ति के जीवन से जुड़े अन्य परिवारजनों की आशाओं को भी जीवित रखता है, क्योंकि यह किसी भी रक्तदाता को पता नहीं होता कि उसके द्वारा दान किया गया रक्त कितने जरूरतमंद व्यक्तियों को मिल रहा है। इस रक्तदान कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में शिक्षाविद सह समाज सेवी डॉ दुर्गादास भंडारी, नेताजी ब्लड डोनर संगठन जामताड़ा के सचिव सह समाज सेवी डॉक्टर चंचल भंडारी, सक्रिय सदस्य लारेब खान, निवास कुमार तथा नंदन कानन परिचालन समिति के सचिव
चंदन मुखर्जी, मुकेश कुमार, राजेंद्र कुमार सहित कई ब्लड बैंक अधिकारी कर्मचारी ने भी सहयोग दिया। मौके पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप मंडल, सचिव निवास मंडल, कोषाध्यक्ष प्रेम मंडल, संरक्षक विकास मंडल, महेंद्र मंडल, शुभम सिंह आदि उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाया। हेमंत सरकार में जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदना का अभाव स्पष्ट दिख रहा है। विधानसभा में विधायकों द्वारा उठाए जा रहे विषयों के प्रति सरकार के मंत्रियों का रवैया टालमटोल का दिखता है। आजसू पार्टी सरकार के बजट की प्रतीक्षा कर रही है ताकि यह पता चल सके कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार अपने वायदों को लेकर गंभीर है या नहीं। ये बातें आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहीं। बता दें कि आज हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में मेन दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिला प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई तथा संगठन विस्तार की रणनीति बनाई गई। बैठक को डॉक्टर देवशरण भगत, प्रवीण प्रभाकर, राजेंद्र मेहता, जिप अध्यक्ष निर्मला भगत, पार्वती देवी, दीपक महतो, इस्लाम अंसारी, संजय मेहता आदि ने संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड की अस्मिता, पहचान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हमें हर जिले, प्रखंड और गांव तक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी और इस संगठन विस्तार के अभियान को कालबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। महतो ने ग्राम स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने की रणनीति पर चर्चा की, जिसके तहत प्रत्येक गांव में ग्राम कमेटी का गठन किया जाएगा। बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के लिए महिला प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई। यह निर्णय लिया गया कि संगठन में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में अधिक अवसर दिए जाएंगे ताकि वे पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचा सकें और स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान कर सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की उपस्थिति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष रणनीति पर भी चर्चा की गई। डिजिटल प्रचार और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया टीम का गठन किया जाएगा, जो पार्टी की विचारधारा और नीतियों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेगी। इस बैठक में रांची जिलाध्यक्ष संजय महतो, रामलखन प्रसाद, आशुतोष तिवारी, ओम भारती, दिलीप साहू, राजकिशोर कुशवाहा, विश्वनाथ भगत, अरविंद यादव, मुनिया उरांव, अभिषेक राज हेरेंज, हाकिम अंसारी, रमेश भगत, दीपक महतो, गोपीनाथ सिंह, डॉक्टर पार्थ परितोष, प्रत्यूष प्रशांत, आशुतोष तिवारी आदि मौजूद रहे। झारखंड की उपराजधानी दुमका में नक्सलियों के नाम से धमकी भरा पोस्टर चिपकाया गया है। भाकपा माओवादियों के नाम से यह पोस्टर खुर्शीद आलम के लिए चिपकाया गया है। खुर्शीद आलम पेशे से दर्जी हैं और पोस्टर उनके दुकान के बाहर साटा गया है। खुर्शीद आलम की दुकान शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बेनागद्दिया कौवा महल गांव में है। चिपकाए गए पोस्टर में धमकी भरे लहजे में लिखा गया है, खुर्शीद अंसारी पिता अयूब अली, तुम्हारा सालबदरा में जो जमीन निकला है वह हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। भाकपा माओवादी। इधर नक्सलियों के नाम पर पोस्टर चिपकाने की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस स्पॉट पर पहुंची और पोस्टर को उखाड़कर जब्त कर लिया। मौके पर पहुंचे शिकारीपाड़ा थानेदार अमित लकड़ा ने बताया कि दर्जी खुर्शीद आलम की दुकान के बाहर पोस्टरबाजी की गई है। खुर्शीद आलम से पूछताछ में पता चला कि जिस जमीन का जिक्र पोस्टर में किया गया है वह पश्चिम बंगाल से सटे बॉर्डर स्थित सालबदरा गांव में है। वहीं दुमका पुलिस कप्तान पीतांबर सिंह खैरवार ने बताया कि यह किसी शरारती या असामाजिक तत्व की करतूत लग रही है। एसपी ने कहा कि इसमें दोषियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इसकी प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 30 अप्रैल तक आवेदन दे सकेंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा 18 मई को होगी। यह परीक्षा रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद,
बोकारो, चाईबासा, दुमका और पलामू जिला मुख्यालय स्थित केंद्रों पर होगी। परीक्षा के 4 दिन पूर्व प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इस संबंध में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से सूचना जारी की गई है। प्रवेश परीक्षा को लेकर पूरी जानकारी के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की वेबसाइट देखी जा सकती है। प्रकाशित सूचना के मुताबिक प्रवेश के लिए वैसे योग्य आवेदक जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड राज्य के स्थायी स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और योग्यता की अर्हता पूरी करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 प्रथम सेमेस्टर्स प्रथम वर्ष में नामांकन लिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है। ये भी कर सकते हैं। झारखंड की राजधानी का अधिकतम तापमान बीते दिन शुक्रवार को 31.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक है। राज्य में सरायकेला का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी-मार्च में मौसम में इस प्रकार के बदलाव से आगामी माह में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शनिवार को उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तर भागों में बारिश के आसार हैं। वहीं शेष इलाकों में बादल छाए रहेंगे। अगले 3 दिनों में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। रांची का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में एक लो प्रेशर सिस्टम का निर्माण हुआ है, जिसका असर छत्तीसगढ़ और झारखंड पर बहुत कम पड़ने की संभावना है। दिल्ली में शाम के समय बारिश की शुरुआत हुई है। इस ठंडी हवा का असर 3 दिनों बाद झारखंड में सुबह और शाम को महसूस किया जा सकता है। शहरों का तापमान डिग्री सेल्सियस में: रांची अधिकतम 31.2, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस; जमशेदपुर अधिकतम 34.8, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस; मेदिनीनगर अधिकतम 33.7, न्यूनतम 1.5 डिग्री सेल्सियस; 14.8, बोकारो अधिकतम 34.1, न्यूनतम 14.1, चाईबासा अधिकतम 34.8, न्यूनतम 15, चाईबासा अधिकतम 34.8, न्यूनतम 15, 37.0, न्यूनतम 16.6, चतरा अधिकतम 31.7, न्यूनतम 13.4, देवघर अधिकतम 31.0, न्यूनतम 14.9, गढ़वा अधिकतम 31.7, न्यूनतम 13.4 है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने तीसरी बार फिर से मधु कोड़ा की ओर से समय मांगे जाने पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 17 जनवरी 2025 को समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 2,000 रुपए का जुर्माना एवं 13 दिसंबर को 2024 को 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी झालसा में जमा करने का निर्देश हुआ था। मालूम हो कि मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री के उच्च पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL के डायरेक्टर DK श्रीवास्तव से मुंबई में 11.4 करोड़ रुपए घूस लिया। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया। इस मामले की जांच CBI कर रही है। इसमें मधु कोड़ा 2.5 साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी। बता दें कि आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने हैदराबाद की ब्लैकलिस्टेड कंपनी IVRCL को काम दिया था। वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467,70,766 रुपए मिले थे।
इस परियोजना के तहत झारखंड के 6 जिलों के 27,359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था। इससे 29.26 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलता।